स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई के दौरे की, अफगानिस्तान में भूकंप की मार से उपजे हालातों की, आर्थिक संकट से जूझते श्रीलंका की, रूस यूक्रेन के बीच मचे युद्ध के ताजा स्थिति की और अमेरिका के टेक्सास प्रांत के सैन एंटोनियो शहर में हुए बड़े हादसे की। साथ ही इसके अलावा होगा और बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई की राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ की बैठक। दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर दोहराई प्रतिबद्धता। पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर निजी तौर पर व्यक्त की संवेदना। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को नए राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक के रूप में चुने जाने पर दी बधाई। विदेश दौरे के अगले पड़ाव में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री की अगवानी करने खुद यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान पहुंचे हवाई अड्डे। प्रधानमंत्री ने जताया आभार, ट्वीट कर कहा, भाई महामहिम राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के विशेष भाव से हूं अभिभूत। यूक्रेन में भीड़भाड़ वाले एक मॉल पर गिरी रूस की मिसाइल, घटना में कम से कम 18 लोगों की मौत, 59 लोग हुए घायल। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने हमले को यूरोपीय इतिहास के सबसे दुस्साहसपूर्ण हमला बताया। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हमले पर चर्चा के लिए न्यूयॉर्क में बुलाई एक आपात बैठक। अमेरिका के टेक्सास शहर में एक ट्रक में 46 लोगों का शव मिलने से हड़कंप। ट्रक में 16 अन्य बेहोश हालत में मिले लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। श्रीलंका में ईंधन की किल्लत, सरकारी कर्मियों को घर से काम करने के निर्देश जारी। अमेरिका के कुछ स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से मुलाकात कर आर्थिक संकट और आवश्यक आपूर्ति की गंभीर कमी से निपटने में मदद करने के उपायों पर की चर्चा। अफ्रीकी देश सूडान में तख्तापलट के बाद बिगड़े हालात, अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग में कमी की वजह से देश में खाद्यान्न की भारी किल्लत। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के चलते महंगाई भी 7वें आसमान पर। और आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचे। यूएई के मौजूदा राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान खुद प्रधानमंत्री की अगवानी करने हवाई अड्डे पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत से अभिभूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में लिखा कि अबू धाबी हवाई अड्डे पर मेरा स्वागत करने के लिए मेरे भाई महामहिम राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के विशेष भाव से मैं अभिभूत हूं, उनके प्रति मेरा आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने अबू धाबी में एक बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई की पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर निजी तौर पर संवेदनाएं व्यक्त की। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान अत्यंत ही सम्मानित राजनेता थे, जिन्होंने लोगों की बेहतरी के लिए अथक काम किए। अबू धाबी पहुंचकर महामहिम शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर उन्होंने शोक व्यक्त किया। शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान की लंबी बीमारी के बाद 73 वर्ष की आयु में 13 मई को उनका निधन हो गया था। शेख खलीफा के निधन के पश्चात भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के दिवंगत राष्ट्रपति के सम्मान में 14 मई को राष्ट्रीय शोक दिवस की घोषणा की थी। शोक के दिन पूरे देश में सभी सरकारी भवनों पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आधा झुका रहा।
प्रधानमंत्री ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को यूएई के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने और अबू धाबी का शासक बनने पर भी बधाई दी। दोनों नेताओं ने भारत यूएई के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने और विविधता लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद से भारत के यूएई से रिश्ते काफी बेहतर हुए हैं। आज यूएई एकमात्र ऐसा इस्लामिक देश है जिसने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। पुरानी रूढ़ियों को तोड़ते हुए यूएई ने भारत में लगातार निवेश बढ़ाया है, रक्षा सहयोग और उत्पादन में भी सहयोग बढ़ा है। भारत यूएई के रिश्तों के नए परवाज का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश रवाना हुए तो यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान प्रधानमंत्री को विदा करने हवाई अड्डे आए। और तालिबान के शासन के बाद से अफगानिस्तान के हालात तो पहले से ही खराब थे, लेकिन बीते दिनों वहां आए भूकंप ने अफगानिस्तान की स्थिति और भी ज्यादा खराब कर दी है। भारत समेत तमाम देशों और एजेंसियों से अफगानिस्तान को सहायता भेजी गई है, लेकिन अफगान प्रशासन उतनी मुस्तैदी से लोगों की मदद नहीं कर पा रहा, जिसके चलते आम अफगानियों को दिक्कतें उनकी कम होने का नाम नहीं ले रही। यही वजह है कि लोगों में तालिबान प्रशासन के प्रति गुस्सा साफ देखा जा सकता है। अफगानिस्तान का नाम सुनते ही ठंडे पठार, जंगजू जातियां, कंधारी मेवे और हींग की खुशबू याद आती है। लेकिन अफगानिस्तान में पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी हुआ है उसने सबका दिल दहला कर रख दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से वहां अफरा तफरी और अनिश्चितता का माहौल अभी थमा नहीं था कि भीषणकारी भूकंप ने अवाम को और बुरी तरह झकझोर कर रख दिया है। हालात यहाँ तक बदतर हो चुके हैं कि लोगों को टेंटों में रहना पड़ रहा है और खाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यूं तो इस मुश्किल घड़ी में भारत सहित पूरी दुनिया से अफगानिस्तान को मदद मिलने का सिलसिला जारी है, लेकिन तालिबान प्रशासन अब तक पीड़ित लोगों के पास सहायता नहीं पहुंचा पाया है। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। अब तक किसी भी प्रकार की मदद हम तक नहीं पहुंची है। सब कुछ बर्बाद हो गया है। अगर सरकार हमारे घर की मरम्मत नहीं करती है तो इसका मतलब है कि वो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। उधर पहले भूकंप ने हजारों लोगों की जान ले ली और अब भूख प्यास अफगान नागरिकों की मौत का कारण बन रही है। गौरतलब है कि 2 दशकों में अपने सबसे घातक भूकंप की मार झेलने वाला अफगानिस्तान पहले से ही भूखमरी का सामना कर रहा है, लेकिन भूकंप ने उसकी हालत और खराब कर दी है। भूकंप से बचे लोग भोजन, पानी या आश्रय के बिना खुले मैदान में पड़े हैं। वे तबाह हुए सुदूर गांवों में सहायता के लिए इंतजार कर रहे हैं। हम इस तंबू के नीचे अधिक समय तक नहीं रह सकते। हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ तबाह हो गया है। न हमारे पास खाना है और न ही कोई राहत सामग्री है। भूकंप के बाद अब स्थिति और खराब हो चुकी है। कई लोग अब स्वच्छ पेयजल, भोजन और सोने के लिए सुरक्षित जगह के बिना ही गुजारा करने पर मजबूर हैं। साथ ही उनके रोजगार का साधन भी छिन गया है। अब लोगों के सामने सबसे बड़ी चिंता यही है कि वो अपने परिवार का पालन पोषण किस प्रकार कर पाएंगे। मैं 4 रातों से सोया नहीं हूँ। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि सब कुछ नष्ट हो गया था। हमारी कृषि भूमि, हमारे पशुधन और हमारा पूरा जीवन खत्म हो गया है। हमारा घर ही नहीं, पूरा गांव तबाह हो गया है। सब कुछ मिट्टी के नीचे दब गया है। वहीं भूकंप के बाद अफगानिस्तान की मदद का सिलसिला जारी है। खास तौर पर भारत की ओर से अफगानिस्तान को राहत सामग्री की कई खेप भेजी जा चुकी है। भारत का भी यही प्रयास है कि वो इस मुश्किल घड़ी में अपने पड़ोसी देश के ज्यादा से ज्यादा काम आए। अफगानिस्तान में तालिबान नेतृत्व ने समर्थन के लिए भारत को धन्यवाद दिया है और काबुल में अपने दूतावास में राजनयिकों और तकनीकी टीमों को वापस लाने की पहल का स्वागत किया है। अब आखिर में जहन में यही सवाल उठता है कि क्या इस विदेशी सहायता का उपयोग तालिबान अफगान नागरिकों के उत्थान के लिए करेगा या पहले से ही बदहाली के शिकार लोगों को उनकी बदतर हालत पर ही छोड़ दिया जाएगा। अफगानिस्तान के बाद एक और पड़ोसी देश श्रीलंका के हालातों की बात करें तो अब तक के सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका में दिनों दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं।
श्रीलंका में पेट्रोल डीजल से लेकर पेट्रोलियम पदार्थों की जबरदस्त कमी हो गई है, तो विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के चलते स्थिति और बिगड़ती जा रही है। श्रीलंका सरकार तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन लोगों की जरूरत के सामने सभी कदम नाकाफी साबित हो रहे हैं। इस बीच अमेरिका की ओर से एक बार फिर से नए प्रयासों की कोशिश देखने को मिली है, लेकिन ये कदम भी कितने कारगर साबित होंगे, इसको लेकर भी संदेह है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के सामने हर दिन नई मुश्किलें खड़ी होती जा रही हैं। विदेशी मुद्रा की भारी कमी की वजह से श्रीलंका अपने नागरिकों के लिए जरूरी चीजों का आयात नहीं कर पा रहा है। इस वजह से 7 दशकों में सबसे खराब आर्थिक दौर से गुजर रहे श्रीलंका में लोगों को गंभीर ईंधन संकट का सामना करना पड़ रहा है। सैनिकों ने सोमवार को पेट्रोल पंपों पर कतार में लगे लोगों को बाद में आने के लिए टोकन दिए। वहीं ईंधन बचाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही राजधानी कोलंबो और आसपास के इलाकों में 1 सप्ताह के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मैं पेट्रोल स्टेशन पर हूं और मेरी पत्नी गैस की लाइन में लगी है। दोनों बच्चे केरोसिन की कतार में लगे हैं, लेकिन हमें इनमें से कोई भी सामान नहीं मिल रहा है। पूरे परिवार को दुकानों से खाना पड़ रहा है। वहीं 2.2 करोड़ की आबादी वाले द्वीपीय देश श्रीलंका में विदेशी मुद्रा अब बहुत कम बची है, जिसके चलते जरूरी खाद्य पदार्थ, दवाओं व ईंधन के आयात के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। बैंकिंग और लॉजिस्टिक समस्याओं की वजह से तेल का शिपमेंट श्रीलंका नहीं पहुंच सका है। मैं शुक्रवार की आधी रात से यहाँ हूँ। जब हम पहुँचे तो उन्होंने पेट्रोल देना बंद कर दिया था। पता नहीं पेट्रोल मिलेगा या नहीं। फिलहाल उन्होंने मुझे टोकन दिया है। हालांकि मुझे टोकन मिला है, मुझे नहीं पता कि मुझे पेट्रोल मिलेगा या वे हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच श्रीलंका के बिजली एवं ऊर्जा मंत्री कंचना विजयसेकेरा ने बताया कि भंडार में 6000 टन पेट्रोल और 9000 टन डीजल शेष बचा है और अभी तक कहीं से आपूर्ति का इंतजाम नहीं हो पाया है। कंचना विजयसेकेरा ने साथ ही कहा कि बैंकिंग समस्याओं की वजह से आने वाले सप्ताह में भी तेल श्रीलंका नहीं पहुंच पाएगा। मेरा मानना है कि जब तक वित्तीय स्थिति का प्रबंधन नहीं किया जाता है, तब तक हमें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कभी कभी हम पेट्रोल की लाइनों को पूरी तरह से दूर करने में सक्षम हो सकते हैं और कभी कभी ऐसे अवसर भी होंगे जब हम लाइनों को नहीं रोक पाएंगे। हमें निश्चित रूप से अपनी खपत को घटाना होगा। वहीं अमेरिका के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने इस दौरान श्रीलंका में अभूतपूर्व आर्थिक संकट और आवश्यक आपूर्ति की गंभीर कमी से निपटने में मदद करने के उपायों पर चर्चा की। विदेशी मुद्रा भंडार की गंभीर कमी के कारण आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका अपने घटते ईंधन स्टॉक को फिर से भरने की पूरी कोशिश कर रहा है। रविवार को पेट्रोल की कीमत में क्रमशः 50 श्रीलंकाई रुपए और डीजल में 60 श्रीलंकाई रुपए की बढ़ोतरी की गई। श्रीलंकाई सरकार ने ईंधन संकट के कारण आवाजाही को कम करने के लिए स्कूलों के साथ साथ गैर जरूरी सरकारी संस्थानों को 2 सप्ताह के लिए बंद कर दिया है। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ISI मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय, बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो, वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। This world is one of a kind, a world where life thrives, vibrant and enchanting.
where there is so much to explore and discover. We have inherited this world to nurture, cherish, and care for life, its myriad manifestations, and everything that comes along. In our journey towards exploring the realm of possibilities, expanding our horizons, we must care to give back, replenish what we have taken. Energy transforms. So must we. To live in harmony with the force of life. The time has come for us to take a stand and find better ways for a better tomorrow. The difficult is possible. The impossible, just a little difficult. We at SECI have already taken a pledge to find different ways to harness the power of nature. We innovate technologies that are bringing about a new revolution. Our goal is to initiate a movement that benefits the nation and the world. Invigorate our partners, our stakeholders, to give our future generations a chance to embrace a renewed future. SECI. आप पूरी तरह स्वस्थ रहना चाहती हैं या कुछ कम? पूरी तरह। तो खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, जिसका असर हमारे शरीर, दिमाग और उसकी वजह से पढ़ाई, रोजी रोटी, तरक्की हर चीज पे पड़ता है। आपकी भी। इतना खाता हूँ तब भी कमी? संपूर्ण पोषण की। इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। कोई फर्क ही नहीं है तो डालते ही क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। बेटर न्यूट्रिशन फॉर अ बेटर लाइफ। स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स विद +F लोगो फ्रॉम टुडे। बाढ़ खतरनाक हो सकती है। बाढ़ के पानी में प्रवेश न करें। यदि आपको करना पड़े तो उपयुक्त जूते पहन के करें। पानी की गहराई को जांचने के लिए छड़ी का उपयोग करें। सीवरेज लाइनों, गटर और नालियों से बचकर चलें। गिरे हुए बिजली के खंभों और तारों से दूर रहें। कीटनाशक का प्रयोग करें। अपने आसपास सफाई रखें तथा बीमारियां न फैलने दें। ताजा पका हुआ भोजन या भुने हुए चने, मूंगफली इत्यादि खाएं। केवल उबला या क्लोरीन युक्त पानी पिएं। पलायन से पूर्व बिजली और गैस के कनेक्शन को बंद कर दें। फर्नीचर और अन्य सामान ऊंचे स्थान पर रख दें। नाली और शौचालय की निकासी मार्ग को बंद कर दें। अपनी आपातकालीन किट अपने साथ अवश्य ले जाएं। यदि आप कहीं फंसे हुए हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। तैयारी में ही समझदारी। शीतल टैंक्स के साथ करिए जल सुरक्षा की तैयारी, क्योंकि जल सुरक्षित तो कल सुरक्षित। शीतल वाटर टैंक्स। कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो। कावेरी रंग छायो, कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग।
मैं हूँ यूपीएल का स्वीप पावर। मैं उन आविष्कारी तत्वों से संपन्न हूँ जो कि हर प्रकार के खरपतवारों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। यूपीएल का स्वीप पावर एक बहुआयामी खरपतवार नाशक है जो जिद्दी से जिद्दी खरपतवारों पर जल्द नियंत्रण करता है। यूपीएल का स्वीप पावर सबसे सुरक्षित, सबसे असरदार। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात यूरोप की। और अब बात करते हैं G7 शिखर सम्मेलन की। G7 सम्मेलन में सदस्य न होते हुए भी भारत को विशेष आमंत्रण मिलना भारत के बढ़ते कद और विश्व में महत्व का परिचायक है। जिस गर्मजोशी से तमाम देशों के राजनयिक प्रधानमंत्री मोदी से मिले, बातचीत की, वो बताता है कि दुनिया में भारत की स्थिति कितनी मजबूत हुई है। जर्मनी दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने 2 सत्र में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत का दृष्टिकोण महिला विकास से बदलकर महिला के नेतृत्व में विकास हो गया है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा और स्त्री पुरुष समानता पर G7 सत्र को संबोधित करते हुए इन क्षेत्रों में भारत के अनुभव साझा किए। भारत भले ही G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन बीते कुछ वर्षों से भारत को G7 के शिखर सम्मेलनों में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाना भारत के बढ़ते कद और वैश्विक महत्व का परिचायक है। प्रधानमंत्री की जर्मनी यात्रा में ये एक बार फिर साफ दिखा, जब दुनिया के तमाम दिग्गज नेता प्रधानमंत्री मोदी से अपनी दोस्ती और गर्मजोशी का इजहार करते हुए नजर आए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हो या फिर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो या फिर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हो, तमाम नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की केमिस्ट्री दुनिया में बढ़ती भारत की साख बयां कर रही थी। G7 के दौरान दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं। ग्रुप फोटो खिंचवाने से पहले कुछ ऐसा हुआ जो भारत की बदलती इमेज का आईना है। प्रधानमंत्री मोदी जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से हंस कर बात कर ही रहे थे कि पीछे से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उनके कंधे पर हाथ रखा और फिर पूरी गर्मजोशी के साथ उनसे बातचीत करने लगे। एक और ध्यान खींचने वाली तस्वीर आई, जहां प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रो आपस में गले मिले और समूह फोटो के बाद देर तक गुफ्तगू करते दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 के 2 सत्रों में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत का दृष्टिकोण महिला विकास से बदलकर महिला के नेतृत्व में विकास हो गया है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा और स्त्री पुरुष समानता पर G7 सत्र को संबोधित करते हुए इन क्षेत्रों में भारत के अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रमुख उपायों की चर्चा की, जिनमें उर्वरकों की उपलब्धता, भारत की कृषिगत विशेषज्ञता के उपयोग की व्यवस्थित प्रणाली, मोटे अनाज और वैकल्पिक खेती जैसे विकल्प शामिल हैं। On gender equality, Prime Minister spoke about India's shifting approach from women's development to women-led development. India's contribution towards ensuring food security of vulnerable countries and in our neighborhood in particular. सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की, आपसी और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ मुलाकात के दौरान भारत जर्मनी के संबंधों को धरती और लोगों की भलाई को देखते हुए और भी मजबूत बनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री की मुलाकात इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ भी हुई। दोनों देशों ने समग्र संबंधों को बढ़ाने, खासतौर पर व्यापार को बढ़ावा देने पर द्विपक्षीय चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने चाय पर विभिन्न द्विपक्षीय और वैश्विक विषयों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार पर उन्होंने चर्चा की। दोनों देशों ने व्यापार और पीपल टू पीपल करंट को लेकर भी चर्चा की। जर्मनी पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का शानदार अभिनंदन हुआ। लोगों की गर्मजोशी अथाह, जुनून ऐसा कि बस मोदी मोदी का उद्घोष, प्रधानमंत्री का सधा अंदाज और लोगों के उत्साह ने ऐसा समा बांधा कि म्यूनिख में भारतीय परंपरा और सांस्कृतिक विरासत एक बार फिर जीवंत हो उठी। हम भारतीय कहीं भी रहे,
अपनी डेमोक्रेसी पर गर्व करते हैं। और हिंदुस्तानी गर्व से कह सकता है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। दुनिया देख चुकी है कि भारत जो कहता है वो करता है। ये सिर्फ अभी की बात नहीं, हमेशा से ऐसा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के इसी पक्ष को तमाम वैश्विक मंचों पर पूरे दमखम और संतुलित कूटनीति के साथ रखा है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक, मानवीय, विकासशील देशों के मुद्दों और चिंताओं की भी सशक्त आवाज बनकर भारत उभरा है। एक दृढ़, सशक्त और कुशल नेतृत्व में भारत को जिस तरह से G7 जैसे मजबूत मंचों पर विशेष तवज्जो मिल रही है, उससे ये एक बार फिर स्पष्ट हो जाता है कि कोरोना काल के बाद तेजी से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की भूमिका और अहम होती जा रही है। और अब बात अमेरिका की। अमेरिका के टेक्सास प्रांत के सैन एंटोनियो शहर में बड़ा हादसा हुआ है। ट्रक में करीब 46 लोगों की मौत की घटना सामने आई है। कानून प्रवर्तन अधिकारी का कहना है कि टेक्सास के सैन एंटोनियो में एक ट्रैक्टर ट्रेलर के अंदर कम से कम 46 लोग मृत पाए गए हैं, वहीं 16 अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के प्रवासियों की तस्करी से जुड़े होने की आशंका है। अमेरिका में एक ट्रक में 46 लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया है। ये सभी प्रवासी लोग बताए जा रहे हैं। घटना अमेरिका के टेक्सास शहर की है। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रक के अंदर 46 लोगों के शव मिले हैं, वहीं 16 अन्य बेहोश हालत में मिले हैं, जिनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। यह ट्रैक्टर ट्रेलर टेक्सास के दक्षिण पश्चिम में स्थित सैन एंटोनियो की वीरान सड़क पर मिला। सैन एंटोनियो यूएस मैक्सिको सीमा से 250 किलोमीटर दूर स्थित है। जब हम वहां पहुंचे तो देखते हैं कि एक का शरीर बाहर निकला हुआ था और दरवाजे खोलने के बाद अंदर और भी शव दिखाई दे रहे थे। हमने उन शवों की गिनती की तो पता चला पूरे 46 शव थे, जिन्हें चिन्हित कर टैग भी किया। सौभाग्य से हम 16 लोगों को ले जाने में सक्षम थे। उनमें 12 वयस्क और 4 बच्चे थे। गाड़ी में ले जाते समय वे सभी बेहोशी की हालत में थे। फिलहाल मौत कैसे हुई, इसे लेकर अभी खुलासा नहीं हो पाया है। सैन एंटोनियो पुलिस ने भी इस हादसे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। पहली नजर में यह मामला चोरी छिपकर अमेरिका में घुसने का लग रहा है। माना जा रहा है कि ये लोग मैक्सिको की तरफ से छिपकर अमेरिका में घुस रहे थे। क्रॉस बॉर्डर की ऐसी कोशिशों में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इस तरह का मामला पहले कभी सामने नहीं आया। सिटी काउंसिल की प्रमुख एड्रियाना रोचा गार्सिया के अनुसार ट्रक में जिन लोगों के शव मिले हैं वो सभी प्रवासी हैं। इस बीच टेक्सास के गवर्नर ग्रेग अबॉट ने ट्वीट करके कहा कि टेक्सास में प्रवासियों को ले जा रहे ट्रक के अंदर कम से कम 42 लोग मृत पाए गए हैं। इन मौतों के जिम्मेदार बाइडेन स्वयं हैं। ये उनकी घातक खुली सीमा नीतियों का परिणाम है। ये कानून को लागू करने से इनकार करने के घातक परिणाम दिखाते हैं। अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में प्रवासी और शरणार्थी संकट एक बड़ा मुद्दा शुरू हो रहा है। वहीं सैन एंटोनियो के मेयर रॉन निरेनबर्ग ने इस घटना पर दुख जताया और प्रवासियों के साथ दया भाव रखने की भी अपील की। शरण मांगने वाले प्रवासियों की दुर्दशा हमेशा से ही एक मानवीय संकट की तरह रही है, लेकिन आज रात हम एक भयानक मानवीय त्रासदी से निपट रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से दयापूर्वक सोचने और मृतक बीमार परिवारों के लिए प्रार्थना करने का आग्रह करूंगा और हम आशा करते हैं कि वे इन लोगों को ऐसी अमानवीय स्थिति में डालने के लिए जिम्मेदार लोगों पर कानून की पूरी सीमा तक मुकदमा चलाया जाता है। टेक्सास के सैन एंटोनियो में पहले भी मानव तस्करी के दौरान लोगों की जान गई है। 2017 में ऐसे ही ट्रक में 10 लोगों की लाश मिली थी। इससे पहले सैन एंटोनियो में ही 2003 में 19 लोगों की लाश एक ट्रक में मिली थी। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूक्रेन क्राइसिस की।
और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी और यूएई की यात्रा के बाद अब स्वदेश लौट चुके हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पालम टेक्निकल एरिया की। सुधाकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधाकर, प्रधानमंत्री का जो पूरा स्वागत हुआ, इनका जो पूरा कार्यक्रम रहा, जो पूरा दौरा रहा, उसमें तमाम बड़ी और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मूल मंत्र दिए। ऐसे में प्रधानमंत्री वापस आ गए हैं, कितना बदलाव आएगा आने वाले समय में, क्योंकि तमाम नीतिगत फैसले यहाँ पर लिए गए हैं? और निश्चित तौर पर गौरव, भारत की विकास यात्रा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा, बेहद ही सफल दौरा आप कह सकते हैं। चाहे G7 की बैठक हो या एक शॉर्ट विजिट उनका जो यूएई का रहा। आज हमने देखा कि खुद तस्वीरों में यूएई के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर पहुंचकर स्वागत किया, उनको विदा करने के लिए भी आए। तो जो केमिस्ट्री पूरी दिखी इस यात्रा के दौरान G7 में, चाहे अमेरिका जैसे पापासवान देश के राष्ट्रपति हो या फ्रांस के राष्ट्रपति हो, कनाडा के राष्ट्रपति हो, पीएम मोदी के साथ जिस तरह से हर एक वर्ल्ड लीडर इंटरैक्ट कर रहा था और जिस तरह से पीएम मोदी ने चाहे खाद्य सुरक्षा की बात हो, ऊर्जा सुरक्षा की बात हो, पर्यावरण की बात हो, क्लाइमेट चेंज की बात हो, लैंगिक समानता की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर न सिर्फ भारत की का पक्ष बल्कि विकासशील देशों की आवाज जिस तरह से बुलंद की, और जाहिर तौर पर कह सकते हैं बेहद ही सफल दौरा। और आने वाले बिल्कुल ये पूरा ही दौरा काफी सफल साबित हुआ है, क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा कि तमाम जो देश हैं उनके राष्ट्रपति हों या प्रधानमंत्री हों, गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने स्वागत भी किया और सत्कार भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल खबर दुनिया की में अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।